बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new unit, which is unit number 5, and its main heading is gravitation. It's a very important unit. आपने इस यूनिट के लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है एंड रोजाना के रोजाना आपने इनके जो लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ लर्न भी करना है। आज हम अपना यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 106 ओपन कर लें ताकि आपको आपके यूनिट की मेन हेडिंग पता लग जाए जो है ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट आप जब अपनी बुक का पेज नंबर 106 ओपन कर लेंगे देन आपको मेन सेकंड हेडिंग नजर आएगी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स, मतलब कि जब स्टूडेंट्स इस यूनिट को डिटेल में स्टडी कर लेंगे आफ्टर दैट स्टूडेंट्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपको आपके यूनिट के फर्स्ट पेज पे नजर आ रहे होंगे। आइए अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताता चलूं कि आइजैक न्यूटन ही वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया अबाउट ग्रेविटेशन देन आइजैक न्यूटन ने अपना लॉ भी एक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जिसको नेम दे दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है एक्सप्लेन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कंसिस्टेंट का मतलब यहां पे रिलेट करना है। हम इस यूनिट को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ को रिलेट करते हैं किसके साथ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। आफ्टर दैट आवर थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ एग्जाम्पल ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। मतलब ये कि हम सबसे पहले इस पॉइंट के मुताबिक स्टडी करेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड देन ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फील्ड ऑफ अ फोर्स। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन वेट। आप कहेंगे भाई वेट तो हमने पहले भी एक दफा डिफाइन किया हुआ है यूनिट नंबर 3 में, लेकिन यहां पे हम वेट को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक
आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज वेट। आप देखेंगे इस पॉइंट में किस तरीके से मास कन्वर्ट हो जाता है वेट में ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उस फॉर्मूले के बाद या उसकी हेल्प के साथ हम मास ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे कि हमारी अर्थ जो है उसका मास कितना है। देन सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में प्रेजेंट है उनको हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस का मतलब होता है कम होना विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है एक सरफेस है ये मेरे हैंड से, जिस तरह से हम हाइट पे जाते रहते हैं तो ये कहते हैं इस सरफेस के लिहाज से एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। इन शॉर्ट आप ये याद रखें, एल्टीट्यूड मींस हाइट। ठीक है, जिससे हम देखेंगे हाइट पे जाते रहते हैं तो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाती है। क्यों होती है इसको हम इस यूनिट में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। देन our last point is discuss the importance of Newton's law of gravitation in understanding का मतलब होता है समझना the motion of satellites। देखिए इसमें इस पॉइंट में बताना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सैटेलाइट्स में। जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स बना के आसमान से भी ऊपर एक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे सेंड की है, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल को समझने में, और किस तरीके से इन सैटेलाइट्स ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट मेन हेडिंग की तरफ चलते हैं, विच इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कनेक्शन। आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझना है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। साइंस में साइंटिस्ट काम करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आइजैक न्यूटन इज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया। अब इस ग्रेविटेशन का लॉ या प्रिंसिपल टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड कर दिया गया। अब टेक्नोलॉजीज ने उस लॉ पे बहुत ज्यादा वर्क किया। वर्क करने के बाद टेक्नोलॉजीज ने एक इन्वेंशन कर दी किसकी? सैटेलाइट की। अब वो सैटेलाइट को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद हमारे जो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी आउटसाइड पे भेज दिया गया। वहां पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस जो सैटेलाइट की वजह से डिश एंटीनास आ गए। अब वो डिश एंटीनास के थ्रू हम क्या करते थे, अपने टीवी के ऊपर बहुत से डिफरेंट चैनल्स देख लेते थे। जैसे आपको याद होगा पहले जस्ट पुराने जमाने में पीटीवी या वो कलर जो है हमारे टीवी नहीं हुआ करते थे, वहां पे सिंपल ब्लैक टीवी होते थे और वहां पे हम सिंपल एक या दो चैनल्स देख सकते थे। लेकिन इन सैटेलाइट्स की मदद से हमने क्या किया, बहुत से डिफरेंट टीवी चैनल्स प्रोड्यूस कर लिए। इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। अब सोसाइटी ने क्या वो टीवी चैनल्स पसंद किए? जी बिल्कुल किए। तो देखिए किस तरीके से साइंस का, टेक्नोलॉजी का एंड सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है, एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अगर साइंस वो लॉ ना बनाती तो क्या टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। क्या हम जैसे आम लोग अगर वो टीवी चैनल्स को पसंद ना करते तो क्या वो सैटेलाइट्स के ऊपर और पैसे खर्च करते और न्यू सैटेलाइट्स इन्वेंट करते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जैसे आम लोगों ने उस जो हमारी सैटेलाइट है उसके न्यू जो इन्वेंशन, जो हमारे न्यू टीवी प्रोग्राम्स बने थे उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से तीनों
जो कनेक्शन है इनके तीन थिंग्स के दरमियान में कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद है आपको साइंस का टेक्नोलॉजी एंड जो है सोसाइटी के साथ रोल जो है वो लर्न हो गया होगा। अब हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। देखिए आइजैक न्यूटन, इसका नेम आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन कौन था? आइजैक न्यूटन ही फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने आपको बताया किसके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, कि ग्रेविटेशन होती क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया। लेकिन आखिर उनकी इस साइंटिस्ट के माइंड में भी ये चीज क्यों आई, इसकी असल वजह वो ये थी कि ये एक मिस्ट्री सॉल्व करना चाह रहा था। वो मिस्ट्री क्या थी, आइए उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट पे, हाउ प्लैनेट्स revolves around the sun। किस तरीके से आखिर आपके प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं। देन एक और पॉइंट था जो ये सॉल्व करना चाह रहा था, वो क्या था, हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में किस तरीके से आपके प्लैनेट मूव कर सकते हैं। इन दो चीजों को सॉल्व करते करते, एक कब सॉल्व किया इन्होंने, इसने सॉल्व किया इन 1665 एक इवनिंग थी, इवनिंग का हमारा टाइम था, एंड इवनिंग में आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तब उनकी झोली में आप कह सकते हैं क्या गिरा, एक एप्पल गिरा। और जब एप्पल इनके पास गिरा तो उन्होंने कहा कोई फोर्स है, कोई क्या है, फोर्स है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कोई फोर्स है जो इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। वो फोर्स, जो फोर्स एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्स की क्या है, सेम नेचर है। किस, सेम नेचर की फोर्स है, जिसकी वजह से आपका ये प्लैनेट्स और ये जो प्लैनेट फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स का आपस में क्या है, कनेक्शन भी है। और वो कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन इस तरीके का है कि दोनों फोर्सेस सेम नेचर की भी हैं। इस तरीके से आइजैक न्यूटन ने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और हमें बता दिया कि भाई जो वो फोर्स है, वो फोर्स का क्या नाम है, उस फोर्स का नेम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स जो प्रेजेंट है, वो फोर्स जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स का क्या नाम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स जो हर प्लेनेट को मजबूर करती है सन के इर्द गिर्द मूव करने में, उसकी नेचर क्या है, बिल्कुल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की नेचर की तरह है। एंड यही फोर्स है जो ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट में प्लैनेट्स को मूव करवाती है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है 5.1 एंड इट्स हेडिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब देखिए इस तरीके से जब आइजैक न्यूटन ने इन चीजों के बारे में हमें एक्सप्लेन कर दिया तो एक और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। वो क्या था कि आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द भी मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और मून एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो आइजैक न्यूटन ने इस पॉइंट पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, विच इज दैट कि मून भी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है, और वो मूव क्यों करता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, सेम नेचर की है। मतलब ये कि जो हमारा मून है वो अगर मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ,
वो किसकी वजह से कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फोर्स की वजह से कर रहा है। वो फोर्स की नेचर किस तरह की होगी, सेम एज अ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की होगी। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसी फोर्स है जो इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में प्रेजेंट होती है, और ये फोर्स ऐसी है जो हर दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसा कि ये दो मार्कर्स है, इन दो मार्कर्स के दरमियान में भी एक फोर्स प्रेजेंट है जिसको नेम दे दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। अ फोर्स विच अट्रैक्ट every body in the universe toward each other. This force is known as force of ग्रेविटेशन। मतलब ये कि फोर्स, कोई फोर्स है जो अट्रैक्ट करती है एवरीबॉडी, हर चीज को इन यूनिवर्स, इस दुनिया में, टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। और दिस फोर्स को हमने नाम दे दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अगर आप और अच्छे अंदाज से समझना चाहते हैं तो हम इसका सब टॉपिक रीड करते हैं। वो सब टॉपिक कौन सा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन शॉर्ट पढ़ते हैं तो हम वही हेडिंग दे देते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी हेडिंग दे सकते हैं, ये गलत नहीं है। या आपसे बोर्ड में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डिफाइन या स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहां मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने लगा हूं, विच इज दैट कि जहां पे लॉ आ जाए तो आपने कभी भी उसको डिफाइन नहीं करना, इट्स अ स्टेटमेंट। आप देखिएगा जहां पे लॉ होगा, बोर्ड के जितने मर्जी पेपर्स उठा के देख लें, वहां पे लिखा होता है स्टेट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने ये बात मेरी याद रखनी है, जहां पे लॉ आ जाए वहां पे डिफाइन नहीं लिखना आपने, वो स्टेटमेंट होती है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, everybody in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and MASSES masses and inversely proportional to the square of the distance of their center। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन का मतलब ये है
अगर आपके पास सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके दरमियान में प्रेजेंट होगी, सिंपल। एंड वो कह रहा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट है। बेशक मैं हूं, मेरे साथ ये डाइस पड़ा हुआ है, हम दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये बोर्ड है, बोर्ड एंड मेरे दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये मार्कर है, मार्कर मेरे दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। तो मैं ये लिख सकता हूं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैसेज के। मेरे पास दो ही मैस है, मैं इसे कंसीडर करता हूं, एक M1 मैस है, एक M2 मैस है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं ये लिख सकता हूं इस तरीके से, ये जो फोर्स है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/d² से। d क्या है? d फॉर डिस्टेंस। तो यहां पे ये जो पॉइंट्स है हमने कहां से फाइंड आउट किए? डेफिनेशन से, ये स्टेटमेंट से सॉरी हमने फाइंड आउट किए। अब इस पॉइंट को जरा समझते हैं। अगर आपके पास जितना मैस बड़ा होगा, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, जितना मेरे पास मैस बड़ा होगा उतनी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होगी? फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब यहां बात कर लेते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा तो हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उनके दरमियान में ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं यहां पे कि अगर डिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहां पे थे, जिस तरह इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए और अच्छे अंदाज से हम एक केस को कंसीडर करते हैं। उस केस में हम कंसीडर करेंगे हमारे पास दो मैसेज हैं, उन दो मैसेज की हेल्प से हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अब ये इसकी आप एक्सप्लेनेशन की भी हेडिंग इस तरीके से दे सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ बॉडीज ऑफ टू masses which are M1 and M2, whereas M1 have a large mass as compared to mass M2। मतलब ये कि एक हमारे पास जो मैस है M1 वो बड़ा मैस है, M2 हमारे पास क्या है? छोटा मैस है। The distance between them are represented by d। इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई तो आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मेरे पास इस तरीके से मैस है, जो इसका साइज आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास क्या है? M1 मैस है, जबकि एक दूसरा छोटा मैस मैंने कंसीडर कर लिया, इसको मैंने दे दी M2 का नेम। इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो बड़ा मैस है उसका साइज भी आपको बता रहा है, इट्स अ बिग मैस एंड इट्स अ स्मॉल मैस। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपने सेंटर पॉइंट से इस तरीके से कंसीडर कर लेना है। इसका सेंटर पॉइंट भी ये है। इनका डिस्टेंस हमेशा आपने याद रखना है, हम सेंटर पॉइंट से ही कंसीडर करेंगे। डी से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड ये M1 मैस जो है एक फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? M2 मैस के ऊपर, विच इज फोर्स हमारे पास F1 है। और ये M2 भी एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैं F
से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं माइनस इंडिकेट कर रहा हूं। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि ये फोर्स हमारी नेगेटिव में जा रही है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है टू दिस फोर्स। अब देखें, मैंने ये कंसीडर कर लिया, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब हम इस फोर्स को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में भी आपको मैंने बता दिया था। ये पॉइंट्स अब मैं सारे मिटा रहा हूं ताकि मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकूं आपको कि किस तरीके से ये प्रूव हो रही है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से प्रूव करेंगे, या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं आप, कि हमारी जो ये फोर्स होती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 मास। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने मास बड़े होंगे उतनी ऑटोमेटिकली हमारी फोर्स भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। इसी तरीके से यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब देखिए जरा, इसको यहां से समझने की भी कोशिश करते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस इतना है, इतना मैं कम कर दूं, तो क्या ये दोनों फोर्सेस ज्यादा नहीं हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग करता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैंने कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो f जो है वो सिमिलर है, वो आ जाएगा एज इट इज। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 है, m2 है, डिवाइड कर देंगे d स्क्वायर से। एज यू नो दैट जहां पे भी हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए हमें यहां पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। एज यू नो दैट हम यूनिट कौन सा स्टडी कर रहे हैं, ग्रेविटेशन का। फर्स्ट वर्ड इज g, तो हम यहां पे जो कांस्टेंट भी ऐड करेंगे वो ग्रेविटेशनल g के नेम से ही कर देंगे। F इज इक्वल टू g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको एक और नेम भी दिया गया है, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। आपकी बुक में यूनिवर्सल कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। आखिर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको इसलिए क्या कहते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। आपने इसकी वैल्यू को एज इट इज ही याद रखना है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू को एज इट इज ही लर्न करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये हमने अपनी मैथमेटिकल फॉर्म प्रूफ कर ली, किसकी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अभी हमारा टॉपिक यहां पे एंड नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी हमने और भी करनी है, क्योंकि कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में से जो है वो फाइंड आउट हो रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के दरमियान में जो फोर्स है वो फील क्यों नहीं कर सकते, उसकी आखिर क्या वजह है, इसको फील ना करने की क्या वजह है? क्योंकि देखिए आपको नजर आ रहा होगा g की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। नंबर 1 पॉइंट, व्हाई वी कैन नॉट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराउंड अस। जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं इनके दरमियान में आखिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम फील क्यों नहीं कर पाते? उसकी असल मेन जो रीजन है विच इज दैट फर्स्ट वैल्यू ऑफ g आर वेरी स्मॉल एंड सेकेंड masses of the object are also very small. As a result of that वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के दरमियान में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फील नहीं कर पाते।
एंड थर्ड वन इज द मेन रीजन, आपको पता है हमारी एयर में एयर रेजिस्टेंस होती है, वो एयर रेजिस्टेंस हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाते। तो इनके मेन जो मैं पॉइंट्स है वो लिख रहा हूं। नंबर 1 जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड है, वाई objects around us cannot feel force of attraction। अब इसका आंसर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहां पे मेन पॉइंट्स की फॉर्म में बता देता हूं क्यों भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिर वो फील कर पाते। नंबर फर्स्ट पॉइंट वाज दैट वैल्यू ऑफ G इज वेरी स्मॉल। हमारी वैल्यू ऑफ G वेरी स्मॉल है, तो दैट्स वाई इस वैल्यू ऑफ G का जो आंसर भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल आएगा। एंड सेकंड जो पॉइंट है, masses of an objects are also very small। क्या मतलब हो गया इसका, जो मैसेज है ऑब्जेक्ट्स के, जिसका मैंने आपको ये मार्कर की एग्जांपल दी, क्या इनके मैस बहुत बड़े हैं? नहीं, इनके मैस तो छोटे से हैं। दैट्स वाई ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फील नहीं कर पाते। इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेशक प्रेजेंट है, लेकिन वो जो आपकी एयर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे बोथ आर स्टैटिक्स। अब एक और हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, वो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वाई अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब अर्थ ही क्यों हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? क्यों? नंबर फर्स्ट इसका जो रीजन है, द मैस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। मतलब मैस ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो दैट्स वाई जब जो मैस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, m1 m2 के। तो जाहिर सी बात है हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा m1 मैस जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, तो m2 मैस बेशक छोटा हो, लेकिन हमारे पास फोर्स तो बहुत ज्यादा बड़ी आएगी क्योंकि हमारा मैस भी है बहुत ज्यादा बड़ा। दैट्स वाई हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस मार्कर को अगर मैं छोड़ता हूं, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, नीचे गिरेगा, और इसकी वजह क्या है, मैस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फोर्स आएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच आर प्रेजेंट बिटवीन दैट अर्थ एंड इट्स मार्कर, वो बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि मैस ऑफ अर्थ हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो बिग है। ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से फाइंड आउट होते थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा तब मैं आपको बाकायदा इसके वहां पे मार्किंग भी करवा दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन एज इट इज ही आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इनको हाईलाइट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ gravitation, law of gravitation and Newton's third law of motion। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ जो है वो कोरिलेट करता है। इसको हम यहां पे बड़ी ही डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आपने यूनिट नंबर 3 में भी बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी किया होगा। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कह रहा है, न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में कहा टू एवरी एक्शन, हर एक्शन में जो आप करते हैं उसकी अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन बेशक ऑपोजिट होती है लेकिन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। देखिए ये तो था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और समझना है तो ये एक मार्कर है, मार्कर को मैं जितना डुबा के लिखूंगा तो देखिए मेरा हाथ क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है मार्कर के ऊपर, एंड मार्कर की निब के ऊपर जो रिएक्शन कर रहा है वो ये व्हाइट बोर्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके मार्कर की निब विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 खराब हो जाती है। तो न्यूटन्स ने तो अपना थर्ड लॉ बता दिया। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से कोरिलेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। आइए इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो मैसेज है। दोबारा हमें ये एग्जांपल कंसीडर करनी पड़ेगी। एक मैस है मेरे पास m1, ये मेरा क्या है, बिग मैस है, जबकि मेरे पास स्मॉल मैस है विच इज m2। मेरे पास क्या आ गया, m2 इज अ स्मॉल मैस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि m1 मैस क्या कर रहा है, m1 मैस जो है फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन m2 मैस। ठीक है, m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो मैस की डायरेक्शन इज इट इज फोर्स की इस साइड पे कर देता हूं। अब मैं सेकंड पॉइंट में आपको एक और चीज बताता हूं, m2 जो है वो फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन m1 मैस। तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की क्या हो जाएगी, इस तरीके से। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे भी तो दो फोर्सेस की बात हो रही है। मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरी एक फोर्स ये है एंड सेकंड फोर्स मेरी क्या है, ये। तो यहां पे भी मैंने दो फोर्सेस की बात कर ली। अब यहां पे एक और मैं आपको बात बताता चलूं, जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है, फोर्स दोनों केसेस में फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जबकि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। दैट्स वाई ये एरो साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन बेशक ऑपोजिट है लेकिन दे आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सब बातें हमें बताता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ये बता दिया कि मैग्नीट्यूड भी होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी होती है। क्या आपको ये चीज यहां नजर नहीं आ रही, कह रहा है एक्शन, अब मैं इसको फोर्स कंसीडर कर चुका हूं, ये इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट की बात यहां पे कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, बोथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक्सर्ट करेगी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। तो देखिए इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते थे। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारा कुछ समझा दिया है, लेकिन आप एक दफा अपनी बुक का पेज नंबर 107 ओपन कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे समझाए हैं उनकी मैं मार्किंग भी करवा सकूं आपको बुक के ऊपर, ताकि जब अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो आपको पता हो आपने किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले द फर्स्ट मैन who came up with the idea of gravity was Isaac Newton। आप आइजैक न्यूटन को हाईलाइट कर लें बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें बताएं कि हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन्वेंट ग्रेविटेशन या हु इन्वेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। नीचे आपको फोर जो है वो जो ऑप्शन दे दिए जाए और उनमें से एक ऑप्शन अगर आइजैक न्यूटन का होगा तो आपने आइजैक न्यूटन को ऑटोमेटिकली जो है हाईलाइट कर लेना है।
इट वॉज एन इवनिंग ऑफ 1665। अब 1665 को भी आप हाईलाइट कर लें, और इवनिंग का टाइम था जब आइजैक न्यूटन के माइंड में जो है हिट किया गया किसका कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। व्हेन ही वाज ट्राइंग का मतलब होता है कि करना, एक्सप्लेन करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज जो हमारी सोच से बालातर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, या कोई राज है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व का मतलब होता है चक्कर लगाना, किसी गोल ये चीज है इसके इर्द गिर्द इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव करना। अराउंड द सन, सडनली एकदम एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। फेल या फॉल का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है। एक एप्पल जो है वो गिर गया आइजैक न्यूटन की गोद में, जहां पे वो सिटिंग एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड, फ्लैश का मतलब होता है एकदम रोशनी होना या दिमाग में एकदम आइडिया का आ जाना। He discovered not only the cause of falling apple, but also the cause that makes the planets to revolve around the sun and the moon around the earth। अब यहां से आपके बहुत से MCQs फाइंड आउट होते हैं। फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। मैंने दो आपको एग्जांपल्स दे दी हैं किस तरीके से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। बाकी आप खुद भी अपनी कॉपी पे MCQs जरूर बनाइएगा। आफ्टर दैट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज 5.1 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टार्ट होने लगा है। आप इस पे एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ये बात मेरी याद रखनी है, जहां पे व्हाट आ जाए, व्हाट इज मेंट बाय आ जाए तो एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जबकि डिफाइन आ जाए या डिस्क्राइब आ जाए वहां पे आपने कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, वहां पे आपने डॉट लगा देना है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब किसकी बेसिक्स ऑब्जर्वेशंस पे, आइजैक न्यूटन ने अपनी ऑब्जर्वेशंस पे concluded that the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are of same nature। मतलब ये सेम नेचर को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज याद रहे। जो फोर्स प्लैनेट्स को रिवॉल्व करवा रही थी अराउंड इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट, एंड वो फोर्स जो एप्पल को अपनी तरफ खींच रही थी, वो दोनों फोर्सेस क्या थी, सेम नेचर की थी। He further concluded that there exist, अब यहां से आप इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा, what is meant by gravitation of force को, a force due to which every body of the universe attracts every other body। He named की जगह आप लिखिएगा this force is known as force of gravitation। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने एज इट इज इसी तरीके से इसको बोर्ड के पेपर में लिख के आना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है, विच इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, देखिए यहां पे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों सेम है। आइए अब इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट की हेडिंग दे दीजिए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square
of the distance between their centers। ये आपकी स्टेटमेंट थी। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखनी है। एंड स्टेटमेंट के बाद आपने इसका जो हमने यहां पे अभी सॉल्व किया था इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म, उसका जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया था, आपने वो रिजल्ट जरूर लिखना है शॉर्ट में। अब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दीजिए, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2, the distance between their center of masses is d as shown in figure 5.1। कभी भी आपने अगर कोई फिगर बनानी है, आप फिगर की हेडिंग दीजिएगा या डायग्राम की हेडिंग दे दीजिएगा। कभी भी एक्सप्लेनेशन में, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना फिगर 5.1, तो आपने वहां पे फिगर 5.1 नहीं लिखना। अब अपनी मर्जी से फिगर को 1, 2, 3 अगर फिगर ज्यादा है तो इस तरीके से नेम दे सकते हैं। तो अब आप नीचे फिगर या डायग्राम की हेडिंग दे दें। अब डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक बड़ा मैस है, तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं M1 इज अ बिग मैस whereas M2 इज अ स्मॉल मैस। M1 जो है इसमें आपको F दोनों की एरोस इस तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक या वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप स्टडी करें, यू विल नो दैट कि इस लाइन सेगमेंट ओनली शोज अस अ मैग्नीट्यूड, एंड जो एरो है वो हमें क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। अब माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। डायग्राम के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अभी आपकी एक्सप्लेनेशन एज इट इज चल रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय F, with which the two masses M1 and M2 separated by a distance d attract each other is given by। अब ये यहां से आपकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। F is directly proportional to M1 M2, आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, and F is inversely proportional to 1 over d square। d is a distance, d for distance, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, and F is directly proportional to M1 M2 divided by d square, और आप इसको लिख सकते हैं F is equal to G M1 M2 over d square। Here G is the proportionality constant, इसको proportionality constant कहते हैं। It is called the universal constant of gravitation। आपको मैंने इसकी वजह बता दी थी, इसे universal constant क्यों कहा जाता है। Its value is same everywhere। यहां तक आपने इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप बेशक खत्म कर सकते हैं, या हेयर G जहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी आप हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां तक आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एंड हो जाती है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का, तो आपने यहां तक ही इसको इख्तिताम कर देना है, इसका एंड कर देना है। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आगे आप कुछ क्वेश्चंस में बोलता हूं जो मैंने यहां पे लिखवाया भी थे पहले, आप उसको लिख सकते हैं। यहां पे आप एक क्वेश्चन लिख लें जहां पे लिखा हुआ है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ G, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाई वी कैन नॉट फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ G the gravitational force of attractions between objects around us is very small and we do not feel it। सिंपल इसका आंसर यहां पे है। अब आप एक और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, why earth attracts every object toward itself। क्यों अर्थ अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करती है। इसका आंसर है
सिंस को आप बेशक काट दें, यहां से इसका आंसर लिखिएगा, द mass ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, कोमा इट अट्रैक्ट्स नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जैसे हम अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए अगर हम ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो हम उसके बहुत नियर बाय हैं, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट इसका आंसर था। अब हम एक और बात आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में बताया था वेट का कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हमारे पास एक ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो ये इसका जो मार्कर है, मार्कर आपको पता है डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, इट्स अ रिजिड बॉडी। तो इस रिजिड बॉडी का हम उस टाइम जो कंसीडर करेंगे वो मैस करेंगे, ठीक है। इसका सपोज कर ले मेरे पास जो मैस है, इसका मैस मैं कंसीडर कर लेता हूं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 2 kg। लेकिन जब इस मैस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैस मल्टीप्लाई बाय g, तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा 20 न्यूटन, और आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें मैं अपने यूनिट नंबर 4 में बहुत अच्छे अंदाज से बता चुका हूं, वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, और फिर इसको हम W से शो करेंगे। एंड वेट को आपने याद रखना है, हमेशा स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहां पे थोड़ा सा बिग इससे लिखा है ताकि आपको सही तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। The weight of an object on the earth is the result of the gravitational force of attraction between the earth and the object। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस वजह से आया, क्योंकि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के मैस के दरमियान में कोई फोर्स थी जिसको हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दे दिया, जिसकी वजह से इसका मैस ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वेट। आपने ये बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ऑब्जेक्ट का वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कंसीडर कर ले यहां में हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ है 10 है, लेकिन अगर हम जिस एल्टीट्यूड जिस हाइट पे जाते हैं तो हमारी हाइट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे 10 है तो वहां पे 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हमारा वेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जबकि मैस की वैल्यू एक जैसी रहती है, वो प्लेस वेरी टू वेरी प्लेस नहीं करती है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने आज के लिए जो हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी किया, विच इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे फर्स्ट पे जो बता रहा है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट mass m1 attracts m2 toward it with the force, कि m1 ये सपोज कर ले इट्स m1 एंड इट्स m2, m1 क्या कर रहा है, एक फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, while m2 attract m1 toward it with a force of same magnitude but in opposite direction। और ये भी एक मैस m2 है, ये भी एक फोर्स से इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, but this force is opposite in direction, but both forces are equal in magnitude. If the force acting on m1 is considered as a action force, इस फोर्स को जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स है, जबकि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। देन हमारे पास जो है जो फोर्स आ जाएगी उसे हम एक्शन फोर्स कह देंगे, इसको रिएक्शन फोर्स कह देंगे। The action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent. ये relate करता है with Newton's third law of motion, which states to every action there is always an equal but opposite reaction. अब देखिए इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक आपके पास ये एक मिसाइल है, मिसाइल के नीचे वाले हिस्से में हम डिफरेंट किस्म की गैसेस को फिलअप कर देते हैं। जब गैसेस को फिलअप कर देते हैं
तो ये जो गैसेस बर्न करती हैं, तो मैं कहता हूं गैसेस एक रिएक्शन कर रही हैं, एक्शन कर रही हैं, सॉरी, एक्शन की वजह से ये मूव क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मिसाइल मूव कर रहा है इस तरीके से। तो इस रिएक्शन की वजह से ये एक्शन हो गया। तो देखिए इसी तरीके से यहां पे भी ये एक फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो ये फोर्स एक्शन है, जबकि ये फोर्स इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन फोर्स है। लेकिन ये जो फोर्स इन दोनों के दरमियान में आई है, ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आई है। तो देखिए एक्शन एंड रिएक्शन इसमें भी आ गया, जैसा कि मैं यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कोरिलेट करता है। अब हम अपनी जो है आज जो एग्जाम्पल हमने करनी है, एग्जाम्पल 5.1, उसको करके आज हम अपना लेक्चर फिर एंड करेंगे। हम अपनी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 5.1 हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। काइंडली सब बच्चे अपना कैलकुलेटर भी अपने साथ रखें एंड अपनी कॉपी पेंसिल भी निकाल लें, ताकि आपको ये एग्जाम्पल साथ साथ आप लिखते रहे, आपको समझ भी इजीली आ जाए। एग्जाम्पल जो है हमारी 5.1 है। अब 5.1 एग्जाम्पल में क्या बात की जा रही है, वो कह रहा है टू लेड स्पेयर्स ईच ऑफ mass 1000 kg are kept with their centers 1 meter apart। मतलब ये आपके पास क्या है, एक आपके पास इस तरीके से एक आपके पास एक लेड स्पेयर ये है जिसका मैस है, मैस इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इट्स मैस इज m1 विच इज 1000 kg। सेकंड लेड का स्पेयर है, दूसरा भी हमारे पास क्या है, इस तरीके से लेड का ही स्पेयर है, इसका मैस क्या है m2, इसका मैस m2 है विच इज आल्सो 1000 kg। अब हमने इनके दरमियान से सेंटर से इसका डिस्टेंस जो रखा गया है इनके सेंटर तक d विच इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है इनके दरमियान में जो फोर्स है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो फाइंड करनी है। तो आपको पता है जैसा कि हम अपना जो न्यूमेरिकल है वो या कोई भी इस तरीके से एग्जांपल है, इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। आपके सामने गिवन डेटा आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैस which is m1 is equal to 1000 kg and second mass m2 है, वो भी कितना है 1000 kg के इक्वल है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है इसमें हमें डिस्टेंस भी बता दिया गया है, आपके सामने लिखा हुआ है डिस्टेंस भी, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 1 मीटर। टू फाइंड आपने इसमें फाइंड किस चीज को करना है, टू फाइंड आपने इसमें करना है फोर्स को, आपने इसमें किस चीज को फाइंड करना है, फोर्स को फाइंड करना है। आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज को मिटाना पड़ेगा ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता है हमारा फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से है, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आपको एक न्यू टर्म नजर आ रही है G, जबकि हमने अपने गिवन डेटा में तो ये चीज लिखी ही नहीं। तो ये G यहां पे आप लिख लें, G की वैल्यू क्या होती है 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एज इट इज की वैल्यू आपने याद रखनी है। सिंपल आपने यहां पे बता देना हमारा मैस m1 विच इज इक्वल टू m2 एंड m ये किसके इक्वल है, ये 1000 के इक्वल है। या आप सिंपल ये ना लिखे, बेशक इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने आपके सामने इसको क्लियर कर दिया किस तरीके से। तो F एज इट इज लिख लें, G की वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, आप इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 1। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको पास इसका आंसर आ जाएगा। आइए मैं भी आपके सामने कैलकुलेटर पे इसको यूज कर जो है सॉल्व करता हूं। सॉल्व करें आप भी। क्या है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर
-11 मल्टीप्लाई बाय 1000 फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -5 है। हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -5 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया है। आप इस बुक से बिल्कुल मैच कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। यहां पे एक जो मैंने ये नहीं लिख सका 1 स्क्वायर, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया क्योंकि 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में।